हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हो सब लोग। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग सब उसको बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करके आए हो। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर तो बेटा एक बार थम्स अप कर दो, जिससे पता लग सके कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। एकदम बढ़िया जी, मैं बहुत अच्छा हूं। आप लोग बताइए कैसे हैं। आप लोग बढ़िया हो, मस्त। यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब सही चल रहा है, ओके ठीक है जी जनाब। तो यार लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, होमवर्क पढ़ के आए होगे लास्ट क्लास। हाँ, और वो वाला जो पार्ट मिला था आप लोगों को, बैटरीज वाला पार्ट, वो आप लोगों ने देख लिया क्या? बैटरीज वाला और वो जो कोरिजन वाला पार्ट था आप लोगों ने देख लिया वो, है ना। और इसके अलावा आप लोगों का टेस्ट भी हुआ होगा मेरे हिसाब से। टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों का, ये बताओ। टेस्ट कैसा था? ठीक था क्या? सब कुछ अच्छे से हो लिया है भाई? पक्का? मैं देख रहा हूँ यस नो यस नो यस नो, काफी सारी चीजें दिख रही है मुझे। यार ये नो कभी मत कहा करो ऐसे, ऐसी चीज में कि पढ़ लिया नो, ये तो बहुत ही गलत बात है। होमवर्क किया था नो, ये बहुत गलत बात है। रिवीजन करके आए हो नो, ये बहुत गलत बात है। टेस्ट अच्छा हुआ नो, मतलब है सही था। चलो फिर ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया बैटरीज वाला जो पोर्शन है एक बार मैं फिर कह देता हूं, अगर किसी बच्चे का अभी भी बैकलॉग है, वैसे होना नहीं चाहिए। अभी तक वो वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। फिर भी अगर किसी का बैकलॉग है तो उसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग अभी आज तीसरा लेक्चर है, काफी पोर्शन है इसका, कवर हो जाएगा अभी 3-4 और जो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें। तो तब तक अपना जितना भी बैकलॉग है भैया उसको निपटा लो अच्छे से, ठीक है। ओके, आइए फिर आगे चलते हैं, सेशन को करते हैं स्टार्ट बेटा, बिना कोई टाइम वेस्ट किया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का, और आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफी सारी इसमें हम लोग नई चीजें देखने वाले हैं, है ना, और 3D का और मजा लेने वाले हैं इस वाले पोर्शन में। तो आओ देखिए आज हम लोग क्या क्या देखेंगे बेटा। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, इस पूरे चैप्टर में नाम आपको सुनने को मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, व्हाट आर दोज ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज तो हमेशा करते ही रहते हैं सर, इसमें तो कुछ नई बात है ही नहीं, है ना। ट्रिक बताएंगे बताएंगे, थोड़ा तसल्ली रखो। अब भैया थोड़ा सा मतलब वो मिलना चाहिए ना, पश्चाताप होना चाहिए ना तुम्हें कि हाँ लास्ट क्लास में हमने गलती करी, तो उसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिक बताएंगे आपको, चिंता मत करो मैं बता दूंगा, है ना। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप एक बार के लिए ना बिना ट्रिक उसको याद करने की कोशिश करो, है ना। होता क्या है ना, अगर कोई हमें ये कह दे ना यार इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, तो फिर जनता ना मेथड समझना भूल जाती है ना। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से उसको याद करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, और ट्रिक से और याद हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, चिंता मत करो, ट्रिक भी बता देंगे आपको, ठीक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, बता दूंगा ट्रिक यार, ऐसे क्या कर रहे हो। आओ देखिए, आओ क्वेश्चंस का हम लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा जल्दी जल्दी बताते जाओ, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में कर लिए थे, है ना। तो बताओ देखिए इसका सॉल्यूशन क्या मिला आपको। देखो क्या कह रहा है, आप सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, है ना। अब फालतू की बात मत करो बेटा, सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे हो, इधर आ जाओ। कहता है इफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सॉलिड लैटिस एक्स एटम्स एट कॉर्नर्स। बेटा अगर एक्स कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर होते हैं, और सर कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसका मतलब एक्स एटम्स कितना हो गया, 1 हो जाएगा सर। वाई एटम्स सर वो क्यूब के सेंटर पे है, एक ही क्यूब का सेंटर होता है, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन वाई भी 1 होगा सर। और जो जेड एटम है सर वो एजिस पे प्रेजेंट है, 12 एजिस होते हैं, एजिस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है सर। एक्स वाई जेड का रेशियो 1:1:3 है, इसी वजह से जो फॉर्मूला बनेगा एक्स वाई जेड 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खत्म, आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। आइए फिर आगे चलते हैं। हाँ ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या मिला आपको, इसका सॉल्यूशन क्या मिला। देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? क्वेश्चन कहता है, सुनो अच्छे से, इधर देखो स्क्रीन पर। हाँ, इसका सॉल्यूशन बताओ, देखिए क्या मिला था। ए सॉलिड हैज टू एटम्स पी एंड क्यू, एटम्स पी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। देखो पी बोला गया कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो सारे लोगों ने बोल दिया सर कॉर्नर तो 8 होते हैं और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो जो एटम पी होगा वो कितने होंगे सर? वो एक ही एटम होगा। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है, कहता है कि एटम्स क्यू आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स। क्या कह रहा है कि जो Q है बेटा वो ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर लोग गलती क्या करेंगे, पता है वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि यार टोटल फेस सेंटर होते हैं 6, तो ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, है ना? तो 6 में से एक छोड़ के एक, इसका मतलब 6 में से 3 पे तो एटम प्रेजेंट होंगे और 3 पे एटम प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना? ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा। ईमानदारी से बताओ किस किसने सोचा ऐसा कि सर 6 में ऑल्टरनेट का मतलब ये हो गया, जैसे 8 लोग हैं, मैं कहूं भाई ऑल्टरनेट बैठना है ना, तो आप लोग यही बोलोगे सर अच्छा 8 जगह है उसमें से ऑल्टरनेट बैठना है, मतलब 4 जगह पर बैठ पाओगे, है ना? ये सोचा होगा आप लोगों ने, है ना? तो आपने क्या किया होगा फिर? बोले सर 6 है, ऑल्टरनेट बोले तो 3, और सर आपका जो फेस सेंटर है उस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 3/2, तो सर ये जो आएगा आपका एटम नंबर Q वो हो जाएगा 3/2। सर P और Q का रेशियो निकाल लो, 1:3/2 आएगा, और फिर उसके बाद उसको आप P2Q3 ऐसे कर सकते हो, है ना? ये सोचा होगा आप लोगों ने। लेकिन जिसने ऐसा सोचा है, जिसने ऐसा सोचा है वो गलत सोचा है मुन्ना। दादा गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई, गलत हो गया है। ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका मीनिंग, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो वापस से, ये 3D है, इसको अब ऐसे क्वेश्चंस है ना, इसमें अपने दिमाग लगाना पड़ता है। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना? अपना दिमाग लगाना पड़ता है। देखो मान लो ये रूम है, ये जो रूम है इस रूम को क्यूब मान लो, इसकी जो 4 दीवारें हैं वो फेस का सेंटर है ना? 4 फेसेस हो गए, 4 दीवारें, फर्श हो गया और आपकी छत हो गई, ये आपके टोटल 6 फेसेस हो गए। ठीक है, अब सोचना, अच्छे से सोचना। मान लेते हैं ये जो दीवार है जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे एक एटम प्रेजेंट है, इस फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। तो अगर इस फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो इससे जो ऊपर वाली फेस सेंटर है उस पे एटम नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट नहीं है ना भाई। इस पे अगर फेस सेंटर पे एटम है तो ऊपर जो दीवार है उस पे एटम नहीं हो सकता, जो नीचे वाला फर्श है उस पे भी एटम नहीं हो सकता क्योंकि ऑल्टरनेट है। सर इसके जो जस्ट पास वाली दीवार है उस पे भी एटम नहीं हो सकता क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट है, और ऑल्टरनेट नहीं है। और इधर वाली जो दीवार है सर उधर भी एटम नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब हुआ क्या, ये जिस दीवार पे एटम रखा हुआ है, इसके इधर वाली, इसके उधर वाली, इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली, इन चारों दीवारों पर एटम नहीं हो सकता क्योंकि बोला गया है कि वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे आना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर इन 4 पे नहीं हो सकता फिर तो एक ही दीवार बची, कौन सी? इसके जस्ट सामने वाली दीवार। अरे बोलो ना दादा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई क्या भाई? जस्ट सामने वाली दीवार पे एक एटम प्रेजेंट होगा, इस दीवार पे एक एटम और इसके जस्ट सामने वाली दीवार पे एक एटम, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अगर इस दीवार पे एटम प्रेजेंट है तो इसके जस्ट पास वाली पे नहीं हो सकता, लेफ्ट साइड वाली पे भी, है ना? आप एकदम रूम में बैठ के सोचो, है ना? आप रूम में बैठ के सोचो, कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना? जैसा भी एग्जांपल कि यार इस पे है, इस पे नहीं हो सकता, इस पे नहीं हो सकता, ऊपर वाली पे नहीं हो सकता, नीचे वाली पे नहीं हो सकता, फिर तो सामने वाली बची उसी पे हो सकता है, वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होगी। तो सर 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन, 2 ही फेस सेंटर पे एटम हो सकता है, और फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। इस वजह से जो एटम नंबर Q होगा वो 1 हो जाएगा। और P और Q का रेशियो सर 1:1 आ रहा है सर, और अगर 1:1 आ रहा है मुन्ना तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक बात बता, PQ हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो देखो भाई, मैं फिर कह देता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता। ये 3D के क्वेश्चंस हैं, हालांकि इसमें फिजिक्स कोई मतलब केमिस्ट्री का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं इसमें, है ना? लेकिन वो आपको थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा, और अगर आप लोगों ने कर लिया तो ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो ना। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस करके, है ना? यस, समझ में आ गया ना सब लोगों को? पक्का? आओ फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और जनाब ये वाला जो क्वेश्चन था ये पूछा गया है आपका IIT JEE 2012 में, है ना? 2012 उस समय इसको JEE एडवांस कहा जाता था, मतलब आज जिसको JEE एडवांस कहते हो उसको उस समय पर IIT JEE बोला जाता था। आइए क्या कहता है, देख कहता है हमसे कि एक MPQ
एक्स क्यू, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है एक्स का, इस यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, ठीक है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपसे पूछा है। देखो सुनो मेरी बात, ये वाला जो गोल वाला एटम है, गोल वाला एटम वो कहां कहां पर है, चेक करो। ये जो गोल वाला एटम है वो कहां कहां है सर, कॉर्नर 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 कॉर्नर, सर सारे के सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर वाला है ये गोल वाला एटम। और कहां कहां प्रेजेंट है सर, ये फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, सर ये कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और सर ये फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। तो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 8 इंटू 1/8, 6 फेसेस होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो सर जो ये गोले वाला एटम है ना सर, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस और ये जो ऐसे स्क्वायर बना रखा है ना दादा, स्क्वायर बना रखा है वो कहां कहां है देख, एक बार चेक कर, स्क्वायर वाला एटम कहां कहां है देख, ये रहा एज सेंटर पे, एक ये रहा एज सेंटर पे 2, एक ये रहा एज सेंटर पे 3 और एक ये रहा एज सेंटर पे 4। सर ये ना 4 एज सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, मेरी बात समझना अच्छे से, 4 एज सेंटर पे प्रेजेंट है। और सर ये देखो बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, और कहां प्रेजेंट है सर, ये बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो सर देखो 4 एज सेंटर है, एज सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और सर बॉडी सेंटर वाले एटम का पूरा कंट्रीब्यूशन वहीं पर रहेगा। तो सर ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? तो भैया देखो ये जो गोल वाला एटम है ना, ये जो गोल वाला एटम है ना, ये जो गोल वाला एटम है वो कौन सा, एक्स है। तो एक बात बताओ, रेशो, अच्छा एम और एक्स का रेशो निकालो। देखें सर एम और एक्स का जो रेशो आएगा, एम कितने हैं, 2 है सर, एक्स कितना है, 4 है सर, 1:1 आएगा और फॉर्मूला बन जाएगा mx2। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें जेई का कसम है, कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आया था? हाँ जी, कितने लोगों का आंसर सही है, ईमानदारी से बताओ। ये ए वाले कौन है भाई? हाँ ये ए वाले कौन है, पकड़ो इनको। अरे ए कैसे आएगा दादा, mx2 आएगा ना यार, कैसी बात कर रहा है? क्लियर है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ फिर आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसको भी करो। देखें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एकदम मजा आएगा क्वेश्चन को करके। क्या कह रहा है, a solid has p atoms at corners and q atoms at face center. If atoms along one of the face diagonal are removed, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड वुड बी, है ना, मतलब एकदम जोरदार है, एकदम जोरदार है। तो सुनो, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फेस डायगोनल क्या होता है ना, पता है क्या तुम लोगों को? देखो क्यूब बना देता हूं मैं तुम्हारे सामने, सर ये रहा क्यूब, सर ये रहा क्यूब। अब फेस डायगोनल क्या होता है, देखो सुनो, मान लेते हैं एक फेस ले लेते हैं ऊपर वाला, देखो ये रहा फेस, चेक करना बेटा, ये रहा फेस, ये रहा फेस, यस ये रहा फेस, एक फेस ले लेते हैं। और ये जो फेस का ये जो डायगोनली ये जो 2 कॉर्नर है ना, इनको मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसको आप बोलते हो फेस डायगोनल। मेरी बात समझ में आ रही है? यस इसको क्या बोला जाता है, फेस डायगोनल। तो वैसे ही एक फेस डायगोनल ये भी हो सकता है भाई। एक फेस पे टोटल कितने डायगोनल हो सकते हैं, 2 डायगोनल हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो एटम है बेटा वो कहां पर प्रेजेंट है, वो है कॉर्नर पे, और क्यू जो एटम है वो कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। यस फेस सेंटर पे। अब ये कहता है कि एक फेस डायगोनल पे जो एटम्स प्रेजेंट है, उनको हटा दिया। तो अब मुझे बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरी बात समझ रहे हो आप? अच्छा अगर मैं फेस डायगोनल वाले एटम को हटाऊंगा तो देखो ये वाला फेस डायगोनल है, इस पे जो एटम आ रहे हैं अगर मैं उनको हटाऊं तो कौन कौन से एटम हटेंगे? सर देखो 2 तो कॉर्नर वाले एटम हटेंगे क्योंकि कॉर्नर वाले एटम फेस डायगोनल पे आ रहे हैं, और एक फेस सेंटर वाला एटम हटेगा। अरे बोलना यार दादा, बोलना पड़ेगा ये बात। यस वन ऑफ द फेस डायगोनल है ना, सारे फेस डायगोनल वाले एटम को नहीं हटाना है, किसी एक फेस डायगोनल वाले एटम को हटाना है। तो सर 2 एटम तो कॉर्नर वाले हटेंगे और एक एटम बॉडी के सेंटर वाला हटेगा। तो सर QP जो एटम है वो सर 8 होने चाहिए थे, लेकिन 8 में से 2 कॉर्नर वाले एटम उड़ गए, इंटू 1/8। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? 6/4 और सर ये मिलेगा 3/4। यस क्या मेरी बात समझ में आ रही है दादा? यस और जो क्यू एटम है सर वो फेस के सेंटर पे थे सर, और सर जैसे ही मैंने एक फेस डायगोनल वाले एटम को हटाया सर एक फेस का सेंटर हट गया, तो 6 में से एक फेस सेंटर वाला एटम हट गया, और सर फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा 5/2।
बोलो देखें, क्या ये सही है? यस 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 यस। 3/2 आएगा क्या? 6/8 आएगा ना? 6/8 तो 3/4। क्या क्या भैया, कुछ गलत किया है? हाँ, वन ऑफ द फेस डायगोनल इफ एटम्स अलोंग वन ऑफ द फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। सही तो है यार, क्या गलत किया है भाई? अब देखो P और Q का जो रेशियो है वो निकालो। सर P और Q का रेशियो, P है 3/4, यस, और सर ये है 5/2। ये क्या है? 5/2। तो सर देखिए, आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप इसको सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 3:10, और इसका फॉर्मूला बन गया P3Q10। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर डी में। बताओ, क्या समझ में आई मेरी बात? हैं जी? अरे आपको समझ में आ रही है क्या मेरी बात? ये एकदम एकदम सही क्वेश्चन है कि नहीं? अच्छा, पैराशूट वाले हैं क्या भाई लोगों? पैराशूट हैं? सर गलत गलत कर दिया है ना? सही है ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया ना यार? पक्का है ना? तो कह रहा था भाई, एक फेस डायगोनल का मतलब 2 कॉर्नर और एक फेस सेंटर वाला एटम डूब के ले जाएगा ना, वो वाला एटम हटा दो। तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से 2 कॉर्नर हट गए, 6 बचे, 6 × 1/8, और टोटल आपके 6 फेस सेंटर होते हैं, एक फेस सेंटर हट गया तो 5 बचे, 5 × 2। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए फिर आगे चलते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। जिसका नाम क्या है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि ये जो एटम्स होते हैं, हाँ भैया हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो दादा, हेडिंग लिखो सारे लोग, हाँ हेडिंग लिख लो सब लोग। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सर इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि जो 3D स्ट्रक्चर होती है सॉलिड्स की, ये जो 3D पैकिंग होती है एटम्स की, वो सर पैकिंग होती कैसे है? कैसे एटम्स 3D में रहते हैं, किस तरह से उनकी पैकिंग होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग देखो 3D में पैकिंग समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि 1 डायमेंशन में पैकिंग एटम्स की कैसे होती है, 1D में पैकिंग का क्या मतलब है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 2 डायमेंशन में एटम की पैकिंग का क्या मतलब है। और अगर ये 2 चीज समझ में आ गई, फिर हम लोग बात करेंगे कि 3 डायमेंशन में पैकिंग का क्या मीनिंग है। मेरी बात समझ में आई? यस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज मानी गई है। क्या चीज मानी गई है? ये चीज मानी गई है बेटा, ये चीज मानी गई है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, वो क्या है? आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स है ना। यहां पर एटम को किसकी तरह माना गया है? दादा सुनना, यहां पर एटम या फिर मॉलिक्यूल को क्या कंसीडर करना? आपको एक स्फीयर कंसीडर करना, कर लोगे? यस। एंड बिल्ड अप द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में 3D स्ट्रक्चर बनती है। जो 3D हमने बात करी थी ना, लैटिस क्या होता था? 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम लोग लैटिस कहते थे। तो देखो 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर पैकिंग इन 1D, ठीक है, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। फिर उसके बाद बात किसकी होगी? सर उसके बाद बात होगी पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। और फिर उसके बाद किसकी बात होगी? और वो होगी भैया सबसे लास्ट में पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, 3D, है ना। और इसमें अगर आप लोगों ने ये चीज अच्छे से समझ ली, तो इस चैप्टर में हमें आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है। यस, इस चैप्टर में हमें क्या होने वाला है? बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप लोगों ने ये पैकिंग इन 3D सीख ली तो। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसी पे हम लोग आगे कहानी पूरी समझने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट कीजिए, और अगर आप नोट कर लिया हो तो डन लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। डन लिख देना दादा, अगर नोट कर लो ना तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। पैकिंग का मतलब क्या होता है? अबे पैकिंग का मतलब वो नहीं है कि सर मैंने अपना सामान पैक कर लिया। पैकिंग का मतलब एटम्स एक दूसरे के साथ कैसी 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसका मीनिंग है पैकिंग, है ना। हाँ हाँ भाई लोगों, अगर नोट कर लो तो डन लिख देना दादा, फिर आगे चलते हैं।
हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं एटम्स को वन डायमेंशन में पैक करना चाहता हूं, तो भैया पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? देखो, पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब है ये एटम है, इसको आपको स्फीयर मानना है, और वन डायमेंशन में एटम की पैकिंग कैसे होगी कि सर आप एक के पास एक एटम रखते जाओ, सर आप एक के पास एक एटम रखते जाओ। ये हो गया पैकिंग इन वन डायमेंशन, खत्म। भाई एक डायमेंशन ना, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स एक्सिस पे एटम्स को पैक करना है। तो इसका मतलब सर एक के पास एक, एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के पास चौथा एटम, इस तरह से आप रखते जाओ। और अगर आप इस तरह से रखोगे एटम्स को, अगर आप इस तरह से एटम्स को रखोगे तो क्या बनेगा सर? एटम्स की एक रो बन जाएगी, है ना? क्या बनेगा सर? इससे एटम्स की एक रो बन जाएगी। बोलिए क्या कोई परेशानी? ये तो बहुत ही आसान टाइप है ना, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को, है ना? अब एक चीज और देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो एटम है ना, इस एटम को पकड़ रहा हूं। आप चाहो तो किसी भी एटम को पकड़ लो, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, किसी भी एटम को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस एटम को पकड़ लिया, और इस एटम को जैसे ही पकड़ा आप लोगों ने, जैसे ही आपने इस एटम को पकड़ा, मुझे एक बात बताइए, इस एटम के नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? सर नियरेस्ट नेबर्स का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट नेबर सारी दुनिया जानती है, जैसे आपका घर है ना, यहां पर आपका घर है, इस घर के, आपके घर के जस्ट पास वाले जो पड़ोसी हैं उनको बोला जाएगा नियरेस्ट नेबर्स। उनसे जो दूर हैं उनको बोला जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। मेरी बात समझ में आ रही? उनसे भी जो दूर हैं उनको बोला जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। अरे बोलो ना भाई। तो इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं सर? दो नियरेस्ट नेबर हैं, 1 और 2। ये जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं बेटा, ये जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक छोटी सी डेफिनेशन और है, आप इसकी ध्यान रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है? सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, इसको आप समझना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, है ना? आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जस्ट पास वाले जो पड़ोसी होते हैं उसको बोला जाता है नियरेस्ट नेबर। और इस वाले केस में अगर आपसे नियरेस्ट नेबर पूछा जाए, इसके वाले केस में अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए एटम का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 2 होगा। वन डायमेंशन में जब एटम्स की पैकिंग होती है तो सर वहां पर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। कोई परेशानी है क्या इसमें? हो ही नहीं सकती। अच्छा एक चीज और देखो, बहुत बार ना लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं। भाई देखो, खुद भी पालो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालो, गलत फहमी मत पालो, है ना? ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो हाँ, तो आप लोगों को गलत फहमी नहीं पालनी, लेकिन कुछ लोग गलत फहमी ये पाल लेते हैं, उनको लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है सर एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। ना 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 ना, टच करना जरूरी नहीं है, टच करना जरूरी नहीं है। नियरेस्ट नेबर के लिए टच करना जरूरी नहीं है भाई। पड़ोसी मान लो, सोच के देखो, आपका यहां पर घर है, आपका प्लॉट ये है ना? आपके जस्ट पास वाला जो प्लॉट है वो खाली है, इधर वाला प्लॉट भी खाली है, और उसके बाद घर बने हुए, उसके बाद आपके ये घर बने हुए दो, या आपका घर है ना? यहां पर बैठे हो आप दादा, आप यहां बैठे हो, मुन्ना यहां बैठा है ना? हाँ, ये मुन्ना यहां बैठा है। तो भैया देख, तेरे जस्ट पास वाला जो प्लॉट है वो तो खाली है ना, है ना? यहां पर भी खाली है ना? तो अब तू ये नहीं बोल सकता कि मेरे नियरेस्ट नेबर सर है ही नहीं, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है। नहीं, अब तेरे नियरेस्ट नेबर कौन से हो गए? अरे भैया नियरेस्ट नेबर ये वाले हैं। नियरेस्ट नेबर के लिए टच करना जरूरी नहीं है, इस बात को याद रखो, है ना? नियरेस्ट नेबर का मतलब है बिल्कुल पास वाले एटम्स, वो टच करें या फिर ना करें, उससे हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो भाई, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि नियरेस्ट नेबर्स के लिए टच करना जरूरी नहीं है। हाँ, टच कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना? और ना भी कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना यार, समझ गए क्या तुम? ए भाई हाँ ना बोलना यार, क्लियर है ना? इस बात को याद रख लेना, गांठ बांध लेना, और कसम खा लेना कि भूलोगे नहीं, है ना? लेकिन कसम मेरी नहीं खाई हो, किसकी खाओगे वो तुम देखना अपने हिसाब से, मेरी मत खाना बे। हाँ, ये मुझे लग रहा है तुम कसम वसम खा रहे हो, इसी वजह से साला मैं बीमार हो गया अभी थोड़े टाइम पहले, है ना?
अब भाई तुम कोई और देखो यार। हाँ, तुम मरवाओगे मुझे। हाँ हाँ, आओ। फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, एटम्स की 2 डायमेंशंस में पैकिंग कैसे होती है? तो सर ये कैसे जनरेट की जा सकती है? 2 डायमेंशन में पैकिंग जनरेट करने के 2 तरीके हैं, मतलब एक ही तरीका है, कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग ऑफ 1 डायमेंशनल रोज। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है क्या वो स्टैक का मतलब क्या होता है? बताइए जरा, है भाई? अरे बोलो ना, स्टैकिंग का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा क्या मुझे? दादा, स्टैकिंग का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा क्या? स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, है ना? एक के ऊपर एक रखना। जैसे मान लो ये एक एटम है, इसके ऊपर मैंने एक और एटम रख दिया, इसके ऊपर एक और रख दिया, इसके ऊपर एक और। इसका मतलब होता है स्टैकिंग ऑफ एटम्स। तो अब देखो 2 डायमेंशन में पैकिंग कैसे होगी? 2 डायमेंशन में पैकिंग होगी सर, आपके पास 1 डायमेंशन वाली रो है ना, इसके जस्ट ऊपर में आप एक और रो रख दो, इसके जस्ट ऊपर में आप एक और रो रख दो। अरे हाँ यार, मतलब ये तो बात सही है। जैसे मान लो ये थी रो थी, ये वाली रो थी, ऐसे देखो ये एटम्स की एक रो थी, इसके जस्ट ऊपर एक और रो रख दो। ये लो सर, इसके जस्ट ऊपर हमने एक और रो रख दी। तो ये देखो सर 2 डायमेंशन में पैकिंग हो चुकी है। देख रहे हो सर, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस थी, अब सर एटम वाई एक्सिस में भी पैक होने लगे हैं। सर ये देखो 2 डायमेंशन में एटम्स की पैकिंग हो गई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? यस। तो अगर कोई आपसे कहे कि एटम्स की पैकिंग 2 डायमेंशंस में हो रही है, तो आप बोलोगे अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो 1 डायमेंशन वाले रोज हैं, एटम्स की रो हैं, इसको आप एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो सर ऐसे ना 2 केसेस पॉसिबल हैं। सर यहां पर ना 2 तरह से आप एटम्स को एक के ऊपर एक रख सकते हो। एक को बोला जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोला जाता है बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोला जाएगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस वाले केस में 2 तरीके की पैकिंग पॉसिबल है। 2 डायमेंशंस में 2 तरह की पैकिंग पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर? बेटा नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, डन लिख दो तो आगे चलेंगे फिर। स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। देखो स्क्वायर का क्या मतलब है, हेक्सागोनल का क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, है ना? अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी बेटा, लव यू बेटा, लव यू। अबे धोनी भाई, तुम मैच की बात मत करो, ज्यादा मैच की बात करोगे आज भी बारिश हो जाएगी। कल तो ऐसा लग रहा था इतनी बारिश हो रही थी ना, मतलब वो स्विमिंग पूल बना हुआ था, है ना, उसमें क्रिकेट ना हो, उसमें तो मस्त मतलब है स्विमिंग पूल बना लो। भाई जबरदस्त बारिश हुई, है ना? नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं और सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। अब सुनना, देखो इसको मैं पहले आपको यहीं पर विजुलाइज करवा देता हूं, सारी कहानी तुम्हें इसी में समझ आ जाएगी, है ना? फिर मैं आपको आगे चल के वीडियो दिखा देंगे अगर तुम कहोगे तो, है ना? देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है, सुनना गौर से। जैसे ये वाली एटम्स की रो थी एक, है ना, ये वाली एटम्स की रो थी, ये वाली जो एटम्स की रो है इसको मैं बोल देता हूं ए टाइप ऑफ रो। क्या बोलूंगा इसको मैं? ए टाइप की रो। इस टाइप में एटम्स का जो अरेंजमेंट है उसको मैंने ए टाइप बोल दिया। अब सुनो, इसके ऊपर मुझे एक और रो रखनी है। सर किस तरह से रखनी है बेटा? इस तरह से रखनी है कि ये वाला जो एटम है ना, इसके जस्ट ऊपर दूसरा एटम आए। अच्छा सर, इसका मतलब यहां पर रखो दूसरा एटम। ओहो सर, हमें एटम्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है, हमें सर एटम्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है कि जस्ट, है ना, फर्स्ट रो के एटम के जस्ट ऊपर सेकंड रो का एटम आए। इस तरह से होना चाहिए एटम्स का अरेंजमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो ना। और थर्ड रो जो है उसके एटम्स जो है वो सेकंड रो के जस्ट एटम्स के ऊपर आए। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? अगर आप इन एटम्स के सेंटर्स को देखोगे ना, जैसे मान लो ये वाला एटम का सेंटर है, देखो ये जो एटम्स के सेंटर हैं जस्ट एक दूसरे के नीचे आने चाहिए,
यस तो जो एटम्स है ना, सुनो ये देखो, ये वर्टिकली अलाइंड है कि नहीं है, एक बार सोच के देखो, क्या एटम्स वर्टिकली अलाइंड है? सर बिल्कुल अलाइंड है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली बात करोगे ना, तो सर इनके जो सेंटर है ना, ये देखो सर, ये जो एटम्स है ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है, और सर ये देखो ये वाले एटम्स ना वर्टिकली भी अलाइंड है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? दादा बोलना पड़ेगा, दादा बोलना पड़ेगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के एटम्स के जस्ट ऊपर सेकंड रो के एटम रखने, और सेकंड रो के एटम के जस्ट ऊपर थर्ड रो के एटम्स रखने। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस। तो सर इसका मतलब ये है, तो सर इसका मतलब ये है, अगर आप इसमें किसी एक एटम को पकड़ो, देखो मैं इस एटम को पकड़ लेता हूं, सुनियो सुनियो सुनियो, ए दादा सुनियो, देख तू इस एटम को पकड़ ले। अगर आपने इस एटम को पकड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना बोलोगे? आप क्या कहोगे ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर्स। तो इसके कितने नियरेस्ट नेबर है? सर देखो ये वाला ना इस एटम को टच कर रहा है, इस वाले एटम को, सर ये ना इस एटम को भी टच कर रहा है, सर ये ना इस एटम को भी टच कर रहा है, सर ये ना इस एटम को भी टच कर रहा है। जिन 4 एटम्स को ये टच कर रहा है, आप उन एटम्स के सेंटर को मिला दो। ये जिन 4 एटम को टच कर रहा है, आप उनके सेंटर को मिला दो, तो क्या बन रहा है? क्या स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है क्या तुम्हें भाई लोगों? अरे बताओ ना यार, क्या आपको स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है? हाँ जी बोलना पड़ेगा। ये 8 कौन बोल रहा है? अबे अबे 4 अपने घर से लाया है क्या? 8 कैसे हो गया भाई? ये जो एटम है उसके नियरेस्ट नेबर तो 4 ही हुए ना। अरे भाई ये वाला एटम नियरेस्ट थोड़ी ना है, ये तो थोड़ा सा दूर है। देख नियरेस्ट तो वो होगा इस केस में जो इसको टच कर रहा है, हर केस में टच करना जरूरी नहीं, लेकिन इस केस में नियरेस्ट नेबर वो है जो टच कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई लोगों? यार 8 वाले कौन है यार? 8 कैसे हो गया बताओ? ये तो कोई भी बता देगा, मैं चौथी क्लास के बच्चे से पूछूंगा वो भी बोल देगा यार 4 है इसके नियरेस्ट नेबर। 8 कैसे हो गया यार? है भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? तो सर यहां पर ये जिन 4 एटम को टच कर रहा है, अगर उन एटम के सेंटर को आप मिलाते हो तो सर स्क्वायर बनता है। इसी वजह से ये जो पैकिंग है इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। यस अच्छा एक बात और देखो, अगर मान लो ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसको आपने ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला, तो भैया जस्ट ऊपर ही तो ये वाले एटम रख रहे हो, तो ये वाले जो एटम्स है इनके अरेंजमेंट को भी ए टाइप का अरेंजमेंट बोलोगे। ये वाले जो एटम्स हैं ये भी तो जस्ट इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो इन एटम्स का अरेंजमेंट भी कैसा होगा? ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो बेटा इस तरह की पैकिंग को और क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज ए टाइप ऑफ पैकिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इसमें जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसमें जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? सर 4 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस वेरी गुड। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो भाई, देखो इधर देखो, इधर देखो, यहां पर देखो, ये वाला एटम है, एटम है, एटम, एटम, इन 4 एटम के बीच में देख रहे हो खाली जगह दिख रही है तुम्हें भाई लोगों? दिख रहा है क्या दादा? ये देख, ये वाली खाली जगह, ये वाली खाली जगह, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इस खाली जगह को क्या बोला जाता है? दिस वैकेंट स्पेस इज नोन एज वॉइड। बेटा इस खाली जगह को क्या बोला जाता है? वॉइड बोला जाता है। क्या कहा जाएगा? वॉइड बोला जाता है। और ये जो वॉइड है ना, इसकी शेप कैसी है? स्क्वायर वॉइड, ऐसे मैं कह सकता हूं। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये जो वॉइड है ना, इसकी जो शेप है वो स्क्वायर शेप है ना, क्योंकि ये 4 एटम को टच कर रही है। यस क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये बस इतनी सी चीज समझनी थी इस वाले केस में, इतनी सी चीज समझनी है। और जो जो चीज मैंने आपको समझाई है वो यहां पर लिखी गई है, चेक कर लो। देखें ये आपका डायग्राम जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहां पर देखो थोड़ा सा बढ़िया बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? आज स्पैमिंग नहीं करनी है, कोई ये नहीं बोलेगा सर दिखाई नहीं दे रहा है ना? आज नहीं बोलना है, नहीं तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रही हो। यस हाँ देखो ये वाले एटम्स दिख रहे हैं आपको, है ना बेटा? ये वाले एटम्स दिख रहे हैं, देखो ये वाले एटम्स है, ए टाइप के एटम्स हैं। जस्ट इसके ऊपर बी टाइप के एटम, ये वाले एटम रखे हैं। जस्ट इसके ऊपर ये वाले एटम रखे हैं, जस्ट इसके ऊपर ए वाले एटम रखे हैं ना। और जो एटम्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, साथ साथ एटम्स जो है वो कैसे हैं बेटा? वर्टिकली भी अलाइंड है। ये वाला जो एटम है इसको पकड़ा है, ये 4 एटम को टच कर रहा है, और जिन 4 एटम को टच कर रहा है अगर आप उनके सेंटर को मिलाओगे तो उससे क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला गया। यस है ना? और देखो और क्या बोला गया, देखो यहां पर लिखा है एटम्स ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड जस्ट अबाउट द एटम्स ऑफ फर्स्ट रो। ये मैं आपको बोल ही चुका हूं, सेकंड रो के एटम्स जो होते हैं
फर्स्ट रो के एटम्स के जस्ट ऊपर रखे होते हैं। यस आगे कहता है द स्फीयर ऑफ टू रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। एटम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है। ए टाइप ऑफ पैकिंग इसको कहोगे, बिल्कुल कहेंगे सर। और यहां पर जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, और हो जाए तो मुझे बता देना सर डन। हाँ भाई लिख देना, डन लिख देना। हाँ भाई लोगों डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी फिर आगे चलेंगे बेटा, डन लिख देना फिर आगे चलेंगे। जल्दी करो देखें, अभी तक तो बहुत आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान लग रहा है, और आसान ही है वैसे। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम ऐसे फील आ रही है कि तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई? मतलब केमिस्ट्री का कोई लेने देना है क्या यार इससे? कहाँ केमिस्ट्री का मतलब कोई बॉन्ड हो, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा हो, एटम्स की ओवरलैपिंग हो रही हो ऑर्बिटल्स की, ऐसा तो फिर भी समझ में आता है। अब बताओ एटम्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं, ये ज्योमेट्री है भाई, इसका केमिस्ट्री में पता नहीं क्या काम है ना। इसीलिए इसको क्लास 12 के बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिया गया, मैक्सिमम बोर्ड्स ने हटा दिया है इसको, कुछ बोर्ड्स ने नहीं हटाया, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में वो भी हटा देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है ही नहीं ना यार ये, है भाई, केमिस्ट्री है ही नहीं ना यार, ये तो बिल्कुल एकदम अलग सा ही टॉपिक है। यस तो बेटा ये वाली थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। सुनियो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी, सुनना 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 सुनना, इधर देखो, इधर देखना स्क्रीन पर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास ये वाले एटम्स की रो थी, है ना, ये वाले एटम्स की रो थी। अब मैंने क्या किया, ये देखो, ये जो एटम्स है ना, इसके बीच में ये वाली जगह दिख रही है आपको, खाली जगह, ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली जगह, ये वाली देख रहे हो आप, ये वाली जगह देख रहे हो, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, है ना। ये जो जगह होती है इनको बोला जाता है डिप्रेशंस। क्या बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है बेटा? दीज आर नोन एज डिप्रेशंस। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज डिप्रेशंस, खाली जगह। आपको क्या करना है, सेकंड रो के जो एटम्स हैं, सेकंड रो के एटम्स को इस फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में रखना है। अच्छा क्या करना है आपको? सेकंड रो के जो एटम्स हैं उनको फर्स्ट रो के ये जो डिप्रेशंस हैं इनमें रखना है। देखो ऐसे, सेकंड रो का जो एटम आएगा वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में आएगा। देख रहे हो भाई लोगों, दिख रहा है क्या? यस। अबे वो वाला डिप्रेशन नहीं, यस। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? एक मिनट बेटा, यस यहां तक ठीक है। अब देखो, अब सुनो सुनो सुनो, अब क्या करना है, जो थर्ड रो के एटम्स है वो सेकंड रो के डिप्रेशंस में रखने हैं। देखो ये लो यहां रख दिया, 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 यहां रख दिया। देख रहे हो आप, एकदम मस्त। अब जो नेक्स्ट वाली जो एटम्स है, नेक्स्ट वाली जो रो है, उनके एटम्स को इस रो के डिप्रेशंस में रखने। ये लो रख दिया, ये लो रख दिया। भाई ज्यादा पेंटिंग पे मत जाना, है ना, समझ में आना चाहिए, समझने के लिए बना लेना। देख रहे हो आप क्या मस्त बन रहा है सर, एकदम जोरदार। भाई लोगों देख रहे हो क्या? अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, मुझे एक बात बताओ, आज जो एटम्स हैं क्या वो वर्टिकली अलाइंड है क्या? सर वर्टिकली तो अलाइंड नहीं दिख रहे हमें तो एटम, सर देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली अलाइंड दिख रहे हैं। अरे बोलो ना यार, क्या समझ में आ रही है क्या ये बात? दादा ये बोलना पड़ेगा, क्या आपको ऐसे लग रहा है कि जो एटम्स हैं सर वो डायगोनली अलाइंड है, सर वो वर्टिकली अलाइंड नहीं है? सर आज जो एटम्स है सर हमें लग रहा है वो एटम्स कैसे अलाइंड है? डायगोनली अलाइंड है। बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा भाई, क्या एटम्स डायगोनली अलाइंड है? लग रहा है आपको ऐसे? बोलो ना यार, बिल्कुल लग रहा है। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, किसी एक एटम को पकड़ते हैं, इस वाले एटम को पकड़ लेते हैं। ये वाला जो एटम है, अगर मैं आपसे पूछूं इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, पता आप क्या बोलोगे? सर ये वाला जो एटम है, अगर आप इसके नियरेस्ट नेबर गिनना चाहते हो तो सर ये एटम 1 2 3 4 5 और 6 एटम को टच कर रहा है। और सर जिन 6 एटम को टच कर रहा है ना, आप उनके सेंटर को मिला दो, आप इनके सेंटर को मिला दो, तो सर जैसे ही आप सेंटर को मिलाओगे सर क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा।
क्या बनेगा सर? हेक्सागन बन रहा है सर। और इसी वजह से ये वाली जो पैकिंग है इसको हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इस पैकिंग को क्या बोला जाता है? हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। और सर इसमें जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सर इसमें एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर भी तो आपको वॉइड दिख रही है ना, इसमें भी देखो हर जगह पे वॉइड दिख रही है। ये जो वॉइड है ना, आपको क्या ऐसा लग रहा है ट्राइंगल जैसी दिख रही है? दादा बोलना यार, क्या ये जो वॉइड है तुझे ट्राइंगल जैसी दिख रही है क्या? सर बिल्कुल दिख रही है, देखो ट्राइंगल जैसी। और कई बार ट्राइंगल का मुंह ऊपर है, कई बार ट्राइंगल का मुंह नीचे है ना? तो ये वाली जो वॉइड है इसको बोला जाता है ट्राइंगुलर वॉइड, है ना? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। इसमें जो वॉइड है उसको बोला जाएगा ट्राइंगुलर वॉइड। यस, ट्राइंगल जैसी दिख रही है, दैट्स वाई इसको ट्राइंगुलर वॉइड कहा जाता है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मान लो ये वाली जो लेयर है, ये वाले जो एटम्स हैं, उसके अरेंजमेंट को अगर मैं ए टाइप का अरेंजमेंट कहता हूं, तो क्या इसको मैं बी टाइप का अरेंजमेंट कहूं क्या? बिल्कुल कहोगे, क्योंकि सर हमने जस्ट ऊपर एटम्स नहीं रखे हैं, यहां पर हमने एटम्स का अरेंजमेंट इस वाले अरेंजमेंट से थोड़ा डिफरेंट रखा है सर, थोड़ा सा डिफरेंट रखा है सर। यस, हमने एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट रखा है सर, इसी वजह से इसको बी टाइप की लेयर बोला जाता है। अब एक चीज और देखो, जब आप यहां पर डिप्रेशन में रखोगे तो ये वाली एटम, ये वाला रो और ये वाले रो के जो एटम्स है, देखो ये सेम है ना? इन एटम्स का फर्स्ट और थर्ड जो रो है, इनके एटम्स का अरेंजमेंट सेम है। तो अगर ये वाली ए है, अगर ये वाली बी है, तो सर ये वाली कैसी होगी? ए टाइप की लेयर होगी। अच्छा सर मजा आ गया है, तो बहुत जोरदार बात बोली आप लोगों ने। अच्छा आप देखो, जो सेकंड टाइप वाली लेयर है और जो फोर्थ टाइप वाले एटम्स की रो है, इनका देखो लेयर नहीं बेटा, एटम्स का जो ये वाले देखो सेकंड और फोर्थ रो के जो एटम्स हैं वो एकदम बढ़िया ढंग से अलाइंड है। यस, तो इसी वजह से इसको, इस पैकिंग को क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज एबी टाइप ऑफ पैकिंग। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? दादा बोलना पड़ेगा, इस टाइप की पैकिंग को क्या कहा जाएगा? दिस इज नोन एज एबी टाइप ऑफ पैकिंग, है ना? और ये रिपीट होता जाएगा, क्योंकि आपका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत बड़ा होता है ना, वो तो बहुत बड़ी 3D स्ट्रक्चर होती है। तो यही वाला जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो रिपीट होता जाता है, एबी। यस। अच्छा एक बात और बताओ, पैकिंग किस में जोरदार हुई है? ट्राइंगुलर में, सॉरी हेक्सागनल में, या फिर स्क्वायर में? वॉइड कहां पर ज्यादा है? क्या लग रहा है तुम्हें, वॉइड कहां पर ज्यादा है? सर यहां पर जो वॉइड है ना, यहां पर वाली वॉइड, सर ये वाली वॉइड थोड़ी बड़ी सी लग रही है, देखो सर दिख रहा है ना? यहां पर जो वॉइड है ना सर, यहां पर जो वॉइड है ना सर, ये वाली वॉइड थोड़ी बड़ी सी दिख रही है। हमने क्या किया है, जब हेक्सागनल में पैकिंग करी है, तो जब फर्स्ट वाली जो वॉइड थी ना, सेकंड लेयर के जो एटम्स, सॉरी सेकंड रो के जो एटम्स हैं, उसके डिप्रेशंस में रखे हैं सर। इस बार जो आपकी वॉइड्स हैं वो छोटी हो गई है, एटम्स के बीच जो फ्री स्पेस है सर वो कम हो गया है। इसी वजह से जो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें एटम्स की जो पैकिंग होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, उसमें जो वैकेंट स्पेस है वो कम होते हैं। यस, समझ में आई मेरी बात? तो चलिए आइए, यही सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी हैं, फटाफट से इन सारी चीजों को, चारों पॉइंट्स को बेटा नोट कर लो। ये जो चारों पॉइंट्स है ये मैं आपको समझा चुका हूं, लिखने के लिए आपकी स्क्रीन पर लिखे गए, ठीक है ना? फटाफट से नोट कर लो, और अगर नोट कर लो तो फिर मुझे बताना सर हो गया है, डन। फिर हम लोग आगे चलेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे 3D में पैकिंग की, और फिर असली कहानी तो 3D में स्टार्ट होगी। हाँ नोट करो, देखें दादा नोट करो, देखें फटाफट नोट करो बेटा। हाँ जी, क्या बात है, मतलब आप स्पीड बढ़ गई कि चक्कर क्या है? स्पीड बढ़ गई कि चक्कर क्या, नोट नहीं कर रहे हो? है भाई, हो गया रहा आज? आज तो मतलब एकदम दबा दब डन 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 लिखे जा रहे हो। आओ 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 फिर देखो, छोटा सा वीडियो दिखाते हैं तुम्हें, है ना? छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, ऐसे ही खिलौना सा है, खेल लेते हैं थोड़ा सा। आओ देखें ये चलेगा क्या, कहां से चलेगा? हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। आओ जी, देखो देखो देखो, इधर देखो बेटा, सारे लोग स्क्रीन पे देखो, है ना? अभी तो 1D और 2D में पैकिंग हुई है, तो इस वजह से कुछ बहुत ज्यादा है नहीं समझाने को, है ना? 2D तक तो सब कुछ दिखता है, 3D में मजा आएगा ज्यादा, 3D में ज्यादा मजा आएगा। देखो ये वाला जो वीडियो है, इसमें सबसे पहले 1 डायमेंशन की पैकिंग को समझा रहा है ये,
है ना। वन डायमेंशन में जो एटम्स की पैकिंग है वो कैसे हो सकती है, बोलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एटम्स को जमाने का। ये देखो, एक के पास एक, एक के पास एक, एक के पास एक, आपने इस तरह से एटम्स को अरेंज कर दिया। ये लो, वन डायमेंशन में पैकिंग हो चुकी है। ये वाला जो एटम है ये समझा रहा है आपको कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। इस एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं, जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 2 है, इसी वजह से जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा बेटा, 2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, है ना। ये तो बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं हम लोग 2 डायमेंशन में पैकिंग की। तो ये यही चीज कह रहा है कि एटम्स को आप 2 डायमेंशन में पैक कैसे कर सकते हो। अगर आप एक के ऊपर एक एटम्स को स्टैक कर दो, एक के ऊपर एक रख दो, तो 2 डायमेंशन में एटम्स की पैकिंग हो जाएगी, है ना। अब यहां पर हमने बात करी 2 तरह की पैकिंग की। सबसे पहले ये आपसे बात करेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, है ना। तो देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या किया, ये एटम्स की एक रो थी, इसके ऊपर अब क्या करेगा, एक और रो रखेगा ये, है ना। देखते हैं कब रखता है। देखिए रुक गया है क्या, रख दे भाई। ये आई है, देखो देखो देखो, ये दूसरी रो के एटम्स आए, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, थोड़ा माहौल बना रहा है अलग। ये देखो जस्ट ऊपर आपने सेकंड रो के एटम्स रखे हैं। यस, अब देखो फुल स्क्रीन करेंगे। लो भाई फुल स्क्रीन, मजा, लोगों को मजा लेना है सर, फुल स्क्रीन करो सर, मजा नहीं आ रहा है, मूवी थोड़ी चल रही है बे। ये देख, ये एटम्स की पैकिंग होगी। ये वाला जो बीच वाला एटम है बेटा 4 एटम को टच कर रहा है, इसी वजह से यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये चीज हम लोगों को वैसे भी समझ में आ चुकी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा समझने का नहीं था, है ना। लेकिन एकदम 3D में जब चल रहा है ऐसे, है ना, अलग अलग तरीके के डायग्राम बनाए गए हैं, थोड़ा सा कलर अलग दिया गया तो थोड़ा मजा सा आ रहा है सर, है ना, कलरफुल लग रहा है सर, हरा भरा सा लग रहा है ना, फील आ रही है सर। यस, समझ लिया, देख लिया, ए टाइप ऑफ पैकिंग, क्योंकि एटम्स का जो अरेंजमेंट था वो बिल्कुल सेम था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। देखो ये वाले एटम्स की रो है, अब देखना सेकंड रो के जो एटम्स हैं वो फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस है ना, देखना यहां के घुसेगा। ये देखो ये एटम यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, देख रहे हो आप लोग। सेकंड रो के जो एटम्स हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में रखे गए हैं। अब थर्ड रो के जो एटम्स होंगे उनको आप सेकंड रो के डिप्रेशंस में रखोगे। देखना देखना, ये अगर ए टाइप की एटम है तो ये वाले बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। अब इसके बाद वापस जो थर्ड टाइप का अरेंजमेंट आएगा वो देखो ये वाले और ये वाले एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम हो गया है ना। फर्स्ट और थर्ड रो के जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट सेम हो गया, इस वजह से इसको आप ए बी ए बी ए बी इस तरह का अरेंजमेंट कह सकते हो। यहां पर जो एक एटम लिया है उसको 6 एटम टच कर रहे हैं, इस वजह से ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल दिया है, 6 बोल दिया है। बताइए, है ना। यस, अरे मजा आ रहा है ना भैया सर, एकदम जोरदार सर। वीडियो दिखाते रहो आप तो हर क्लास में, है ना सर, ऐसे वीडियो से मजा ज्यादा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। वाह साला, मतलब हम इतनी मेहनत से हम पढ़ाएं उसमें मजा नहीं आता है, एक वीडियो बना दें उसमें मजा आ जाएगा। बताओ, देखो देख रहे हो तुम। यस, हाँ देखो ये पैकिंग को वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ना। तो कहता है कि वी विल ऑब्जर्व द एम्प्टी स्पेसेस आर लेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हम लोग बात कर ही चुके हैं ना कि इसमें जो एम्प्टी स्पेस होंगे ना वो कम होंगे, लेस एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें ज्यादा वॉइड होती है, इसमें जो वॉइड्स होती है वो कम होती है। यस, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, फील नहीं हो रहा सर, आप जब इसमें फील हो रहा है सर, है ना, इसमें सर फील हो रहा है भाई, कुछ भी हो ना हो फील होना बहुत जरूरी है ना। हाँ, फीलिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो समझ में आएगी, आप ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। तो ये यहां तक खत्म होता है आपका पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, अब इसके बाद आएगा पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, और वो 3 डायमेंशन में जो पैकिंग है वो वीडियो दिखाने से पहले मैं अपने ज्ञान का थोड़ा सा आपके सामने नमूना पेश करना चाहता हूं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग वापस इस वीडियो पे आएंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, उसके बाद आएंगे हम लोग। ठीक है, आइए फिर वापस आ जाइए, है ना, माहौल से थोड़े वापस बाहर निकलिए आप लोग और सच्चाई में आइए, सच्चाई का सामना कीजिए। आओ देखें, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बेटा बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस की, है ना, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास 1 डायमेंशन में एटम्स थे। अगर जब आपने 1 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज किया तो क्या बनी थी, रो बनी थी एटम्स की। अगर मैं मान लो 2 डायमेंशन में एटम को अरेंज कर दूं इस तरह से, है ना, ये मैंने 2 डायमेंशन में एटम एक के ऊपर एक रख दिए, तो अब क्या बन गई सर, अब एटम की एक लेयर बन गई।
लेयर जो होती है ना, लेयर, लेयर एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। अरे बोलो ना यार, जो लेयर होती है वो एक 2D अरेंजमेंट होता है। यस, तो जब आप एटम्स को 2 डायमेंशन में अरेंज करते हो तो बेटा उससे क्या बनती है, लेयर बनती है। उसको मैं क्या बोलूंगा, लेयर बोलूंगा, है ना। तो एटम्स की लेयर बन जाएगी 2 डायमेंशन में पैकिंग से। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज बोलोगे, सर अगर आपको 3 डायमेंशन में एटम्स की पैकिंग करनी है तो आप क्या करो, ये जो 2 डायमेंशनल वाली लेयर्स है ना, इसको एक के ऊपर एक रखते जाओ। जब हमने 1 डायमेंशन वाले एटम्स को एक के ऊपर एक रखा था तो क्या बनी थी, 2 डायमेंशन में पैकिंग हुई थी। अब अगर 2 डायमेंशन वाली जो लेयर है उसको मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो क्या बन जाएगी, 3 डायमेंशन में पैकिंग हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बोलो ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये लिखा है, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। एक के ऊपर एक रखते जाओ। अब बात ये आती है, सर 2 डायमेंशन में तो 2 तरह की लेयर्स थी, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर, एक थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर। तो बिल्कुल सही बात है, 3 डायमेंशनल पैकिंग हमें 2 तरह के अरेंजमेंट से मिलेगी। सबसे पहले 3D पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स एंड 3D पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास जो स्क्वायर क्लोज पैक वाली लेयर थी, इसके ऊपर दूसरी स्क्वायर क्लोज पैक वाली लेयर, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसके बाद चौथी। इस तरह से हमें स्क्वायर क्लोज पैक वाली लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। ठीक है, तो बेटा सुनो मेरी बात, यहां 2 डायमेंशन तक तो सब आसान लगता है, ये वाली चीज असली समझने वाली है ना। तो यहां पर हिम्मत मत हारना, यहां पर थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना, क्योंकि 3D में कई बार होता है ऐसा कि मैं कोई चीज विजुलाइज कर लेता हूं, बट वो सेम चीज तुमसे विजुलाइज करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी, है ना। क्योंकि तुम मेरे सामने भी नहीं बैठे हो, सामने बैठे हो तुम्हारे फीलिंग्स मुझे समझ में आ जाए, लेकिन तुम तो पता नहीं कहां मैं कहां, है ना। तो जब हम लोग वीडियो देखेंगे ना तो उससे कहानी तुम्हें और ज्यादा समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अपना पूरा 100% इधर इधर देने की कोशिश करना, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आइए 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 आइए, देखो अब 3D में भाई मेरे से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा अभी बनाने की, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत ही आसान है। इसमें क्या किया है, फर्स्ट पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं। 3D क्लोज पैकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। आपके पास 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स हैं। ये वाली देखो, सुनो सुनो, ये वाले जो एटम्स दिख रहे हैं ना, सुनियो सुनियो इधर, ये वाले जो एटम्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये जो सामने वाले एटम्स, पूरे पूरे जो एटम्स दिख रहे हैं, जो एटम्स आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं ना, ये है फर्स्ट लेयर के एटम्स, ये है फर्स्ट लेयर के एटम्स। देखो बेटा, दिख रहा है क्या आप लोगों को? इधर स्क्रीन पे देखो सारे लोग, ये है फर्स्ट लेयर के एटम्स, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, है ना। अब क्या करना है, इस लेयर के ऊपर जस्ट ऊपर एक और लेयर रखनी है, और इस तरह से रखनी है, इस तरह से रखनी है कि जो फर्स्ट लेयर वाला एटम है उसके जस्ट ऊपर सेकंड लेयर वाला एटम आए। फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं, उनके जस्ट ऊपर सेकंड लेयर का एटम आना चाहिए। अगर ऐसा होगा बेटा, तो अगर आप उसको सामने से देखोगे तो पीछे वाले एटम दिखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि सामने से देखने पर पीछे वाले एटम इसके जस्ट पीछे की तरफ होंगे। उसको 3D थोड़ा सा इफेक्ट देखने के लिए, 3D इफेक्ट देने के लिए ऐसे दिखाया गया है। ये देखो, ये वाले जो एटम्स जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं ना, ये है सेकंड लेयर के एटम्स जो जस्ट इसके ऊपर रखे गए। मेरी बात समझ में आ रही? यस। और अब जो थर्ड लेयर के एटम्स है वो सेकंड लेयर के एटम्स रखने हैं ऊपर, जो थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं उनको आपने सेकंड लेयर के एटम्स के ऊपर रखा है। ऐसे देखो, ये वाले जो एटम्स हैं ये हैं बेटा थर्ड लेयर के एटम्स। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहां तक मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर फर्स्ट लेयर के एटम्स के अरेंजमेंट को अगर मैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलूं, तो जो सेकंड लेयर के एटम्स होंगे उनके अरेंजमेंट को भी मैं ए टाइप का ही बोलूंगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर सेकंड लेयर के एटम रखे गए। बेटा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, 3D वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, 3D वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ समझना है, उसको सिर्फ समझना है, और जो लिखा हुआ इधर उसको ध्यान में रखना। अगर वो चीज समझ ली फिर उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं आएगी।
ऐसे एटम्स थे, इसके जस्ट ऊपर दूसरे रखे, इसके जस्ट ऊपर तीसरे रखे, इसके जस्ट ऊपर चौथा रख दिया। तो सर अगर फर्स्ट वाली लेयर के एटम्स के अरेंजमेंट को अगर मैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहता हूं, तो सेकंड वाली बी टाइप होगी, थर्ड वाली भी सेकंड वाली भी ए टाइप होगी, क्योंकि जस्ट ऊपर रख रहे हो। तो एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो सेम अरेंजमेंट होगा, ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप। तो इस वजह से ये वाली जो पैकिंग होती है, सबसे पहले तो इस तरह की जो पैकिंग होती है उसको ए टाइप ऑफ पैकिंग कहा जाता है। यस, यहां पर अरे बेटा इसको ड्रॉ करना मुश्किल है ना दादा, इसको ड्रॉ करना मुश्किल। अब देखो आप में से पता है कोई क्या बोल रहा है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये तो ऊपर नहीं रखे हुए तो पीछे रखे हुए। ओ भाई पीछे बोल दो ऊपर बोल दो एक ही बात है भाई, इसको लिटा दे ऐसे, इसको जब लिटा देगा तो जो पीछे है वो ऊपर हो जाएगा लिटाते ही। यार एक ही तो बात है यार, सेम ही तो चीज है ना यार, समझना यार। देख ऐसे मैंने खड़ा कर रखा है तो पीछे है, इसको लिटा दे ऐसे तो जो पीछे होगा ऊपर हो जाएगा। समझ गया ना यार, आसानी तो है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है ना, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तो यहां पर हुआ क्या है, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखता है कि जो सेकंड लेयर के एटम्स हैं, द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फीयर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबाउट दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर के जो एटम्स हैं उनको जस्ट ऊपर रखना है फर्स्ट लेयर के एटम्स के। इसी वजह से एटम्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जब आप जस्ट ऊपर रखते जाओगे, जस्ट ऊपर रखते जाओगे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो जो एटम्स है वो वर्टिकली भी अलाइंड होंगे और जो एटम्स है वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो यहां पर लिखा है इसने यही, एटम्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, थस दिस लैटिस हैज ए टाइप ऑफ पैटर्न। इसको क्या बोला जाएगा? ए टाइप ऑफ पैटर्न। अच्छा सर हमने एटम्स को 3D में अरेंज कर दिया, तो 3D में अरेंज कर दिया तो कोई एक लैटिस बनना चाहिए, क्योंकि जो एटम्स का 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। तो यहां पर जो लैटिस बनेगा एटम्स के 3D अरेंजमेंट से, बेटा उसको बोला जाता है द लैटिस जनरेटेड इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये वाला जो लैटिस है बेटा इसको क्या बोला जाएगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस बोला जाएगा। और ये जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है इसमें कोई ना कोई यूनिट सेल भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है वो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कि जो एटम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। इसमें इस तरह की आपकी वो बनेगी यूनिट सेल जिसमें एटम्स सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करना, 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करना बेटा। ये देखो आपके सामने क्यूब बनाया गया, थोड़ा सा विजुअलाइज करना है ना। देखो ये फर्स्ट लेयर के एटम्स है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और ये रहा चौथा, ये 4। इनके जो कॉर्नर हैं, इनके जो सेंटर है उनको मिला दिया। देखो इनके जो सेंटर है उनको मिला दिया, ये रहे 4 एटम्स। और वैसे ही 4 एटम्स जस्ट इसके पीछे भी रहे होंगे, वैसे ही 4 एटम्स जस्ट इसके पीछे भी रहे होंगे। देखो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना, और एक जस्ट पीछे इसके ये वाला, तो और एक जस्ट इसके पीछे रहा होगा जो दिख नहीं रहा आपको। अगर इन एटम्स के सेंटर की बात करें, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, तो अब आपने क्या किया? इनके सेंटर को मिलाया इस तरह से, इसका सेंटर ये रहा, इस तरह से। यहां पर जो चौथा एटम होगा जस्ट इसके पीछे होगा, उसको ऐसे डॉट 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 से दिखा दिया। आप देखो एक क्यूब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना बेटा। ऐसा लग रहा है ना कि एक क्यूब बन गया है, और इस क्यूब में जो एटम्स प्रेजेंट है, इस क्यूब में जो एटम्स प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? देखो इस वाले कॉर्नर पे ये रहा, 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 ये 4 सामने वाले कॉर्नर पे। और देखो इस वाले कॉर्नर पे एक एटम है जिसका आधा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले कॉर्नर पे एक एटम है जिसका आधा पार्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले कॉर्नर पे एक एटम है जिसका आधा पार्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले कॉर्नर पे एक एटम है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सर इसमें जो एटम्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है। ये चीज को मैं चाहता हूं आप एक बार विजुअलाइज करो। क्या ये विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या आप? हाँ जी, क्या आप ये चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? और अगर एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, अगर एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो इसमें यूनिट सेल कौन सी होगी? प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। और प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो जो आपका लैटिस बनेगा वो कौन सा है? सिंपल क्यूबिक लैटिस है। इस तरह के अरेंजमेंट से जो लैटिस बनता है उसको आप सिंपल
क्यूबिक लैटिस बोलते हो, और यूनिट सेल होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर आपको ये चीज भी आप ध्यान रख लो ना, इतनी सी चीज भी, वही आपके लिए काम की चीज है ना। अब अगर मैं आपको समझाऊं वापस, ये वाला नोट करो बेटा, इस वाली चीज को नोट करो, है ना। अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ी देर में समझाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। एक बार ये वाली चीज नोट करो, फिर मैं आपको इसका 3D मॉडल दिखाता हूं, फिर मैं आपको 3D मॉडल दिखाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं, देखिए आपको उसमें समझ में आता है कि नहीं आता। वैसे यहां तक समझ में आ जाना चाहिए था, है ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप 3D मॉडल पे ज्यादा रिलाई ना करो, है ना, आप यहीं से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, हाँ नोट करो, नोट करो, और अगर हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हो गया डन, पक्का, ठीक है, ठीक है, ओके। आइए फिर, आइए फिर, आइए, ये रहा अपना वीडियो, इसको देखते हैं, देखें इसमें क्या कुछ नया है, और नया है भी कि नहीं है। आओ देखें। अरे यार, इस कहां से चलाना पड़ेगा, ये तो वापस कहां तक था, 2 तो नहीं 4 एक मिनट था, है ना। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था। हाँ ये आ गया, देखो 3 डायमेंशनल, देखो 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 देखो, ये देखो। अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि सर ऊपर कैसे, ऊपर कैसे, अभी देखो इधर दिखेगा, ये वाली एक लेयर है एटम्स की, ये है 2D लेयर, 2 डायमेंशनल लेयर, ये ये 2 डायमेंशनल लेयर है। कौन सी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर्स। अब देखना, इसके जस्ट ऊपर, इस लेयर के जस्ट ऊपर, इस लेयर के जस्ट ऊपर सेकंड लेयर के एटम्स रखने वाले हैं। देखना जरा, इस लेयर के जस्ट ऊपर ये सेकंड लेयर के एटम्स रखेगा, जस्ट ऊपर बिल्कुल। ये देखो, इस एटम के जस्ट ऊपर सेकंड, इसके जस्ट ऊपर ये वाला, इसके जस्ट ऊपर ये, इसके जस्ट ऊपर ये, सेकंड लेयर के एटम्स फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर रखे गए। अब ये 3D में आपको दिखाना चाह रहा है, देखो घुमा के एकदम बढ़िया ढंग से दिखा रहा है। यस, ये देखो, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये ऊपर से देख रहे हो, सामने से भी नहीं। अब थर्ड लेयर के एटम्स बिल्कुल जस्ट ऊपर, फोर्थ लेयर के एटम्स जस्ट ऊपर, ये बन गया आपका। अब इसमें से क्या किया इसने, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाला इसने, एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाला इसने, एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाला इसने। और ये जो छोटा सा पोर्शन है, अब ये दिखाएगा आपको, अब ये दिखाएगा, शायद ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाना चाह रहा आपको, कि ये जो यहां पर एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पार्ट एक बार के लिए छोड़ दो, अभी मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझाऊंगा आपको। लेकिन ये समझाना चाह रहा है कि ये फर्स्ट लेयर का एटम, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एक ही तरह के एटम्स हैं। इस वजह से ये वाली जो पैकिंग है इसको ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है। और ये वाली जो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो इस तरह का होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर जो लैटिस बनेगा उसको सिंपल क्यूबिक लैटिस बोला जाएगा। और जो यूनिट सेल प्रेजेंट होगी वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी बिकॉज, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी बिकॉज यहां पर देखो, इधर आओ, देखो ये वाली आप शेप देखो। इस वाली शेप में क्या किया इसने, पूरी 3D अरेंजमेंट में से एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाला है, पूरे 3D अरेंजमेंट में से एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाला है। इस छोटे से पोर्शन में आप देखो, इस छोटे से पोर्शन में अब आप एक चीज देखो, जो एटम्स हैं बेटा, जो एटम्स है वो कहां कहां पर प्रेजेंट है। आप एक चीज नोटिस करो, जो एटम्स है वो कहां कहां प्रेजेंट है। देखो ये वाला एक एटम ये रहा, इसका कॉर्नर ये, सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। जस्ट 4 एटम इसके पीछे प्रेजेंट है, 1 2 ये 30 और 4। और जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। एटम्स कहां प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ना। तो क्योंकि एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला गया है। और ये जो यूनिट आपका जो जनरेट होगा लैटिस, उस लैटिस को बोला जाएगा सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात आती है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि सर इसमें एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, है ना। तो क्या आपको दिख रहा है क्या इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, बता सकते हो क्या आप, क्या यहां पर आप एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो क्या कितना होगा, है भाई। एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या बता सकते हो क्या, कि एटम्स कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। देखो अगर मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करूं ना, थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझो, इस वाले एटम की बात करते हैं। देखो ये वाला एटम,
ये जो एटम है देखो, एक एटम इसके पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 एटम से तो इनसे जुड़ा हुआ है। इस एटम के जस्ट पीछे एक एटम और रहा होगा, 5वां, और इस एटम के ऊपर एक और लेयर भी तो आएगी अभी, है ना। इसके ऊपर जब एक और लेयर आएगी, उस लेयर का जो एटम है वो भी इसको टच करेगा। दिख रहा है क्या भाई लोगों? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। भाई ये वाला एटम है 1 2 3 4, 4 एटम को तो टच कर ही रहा है। एक इसके जस्ट पीछे वाली लेयर होगी, उसके एटम को भी ये वाला एटम टच करेगा, और एक लेयर इसके जस्ट बाहर आएगी, यहां पर एक एटम आएगा, वो भी इसको टच करेगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? सर ये जो है ये 6 एटम को टच कर रहा है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6 होगा, है ना। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रख सकते हो। मैं एक और तरीका बताता हूं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का, है ना। मैं एक और तरीका बताता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का, और मैं चाहता हूं कि आप उस तरीके को ध्यान में रखो। आओ देखो, आओ आओ इधर देखो। जैसे मान लो ये है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? सर एक ये रहा, 2 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, 3 4 5 6 7 8, है ना। ये कॉर्नर है, 2 कॉर्नर के बीच की जो लेंथ है उसको हम लोग एज लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहूंगा मैं? एज लेंथ, है ना। ये एज ही तो है, और हमें पता है कि सर क्यूब में जितनी भी एज लेंथ्स होती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। जितनी भी क्यूब आपकी लेंथ्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? सेम होती है, एज लेंथ सेम होती है, ठीक है ना। अब देखो, मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहता हूं, किसी का भी निकाल लो, सबका सेम आएगा। किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एटम, इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैं फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, इस एटम के जस्ट पास में एटम कौन सा है? सर इस एटम के जस्ट पास में एक तो एटम ये रहा, सर इस एटम के जस्ट पास में एक एटम ये रहा, दूसरा कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। ये भी कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। सर इस एटम के जस्ट पास में एक एटम ये रहा, कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। कितने एटम हो गए? 3 एटम। इसके जस्ट पास में बेटा कितने एटम्स हैं? सर 3 एटम हैं, 1 2 और 3। सर इसको क्यों नहीं कंसिडर किया आपने? बिकॉज ये जस्ट पास में नहीं है, इसका डिस्टेंस ए से ज्यादा है, इसका डिस्टेंस √2a है। अभी हम लोग वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना सीखेंगे थोड़ी देर में, है ना, आज नहीं तो अगली वाली क्लास में। सर ये वाला जो एटम है इसका जो डिस्टेंस है वो ए नहीं है। सर ये वाला एटम नियरेस्ट नेबर नहीं है, हम लोग नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबर जो होगा वो ये वाला एटम होगा, नियरेस्ट नेबर जो होगा वो ये वाला एटम होगा, नियरेस्ट नेबर जो होगा वो ये वाला एटम होगा। 3 एटम होंगे इस एक यूनिट सेल में। अच्छा, 3 एटम होंगे एक यूनिट सेल में। अभी सुनना, सर इसके जस्ट पास में एक और यूनिट सेल रखी होगी, इसके जस्ट ऊपर भी एक और यूनिट सेल रखी होगी, और इसके जस्ट सामने भी एक और यूनिट सेल रखी होगी। भाई लैटिस में तो ऐसी ही यूनिट सेल आसपास रखी होती है। अरे बोलो हाँ या ना? लैटिस में तो ऐसी ही आसपास यूनिट सेल रखी होती है, सेम यूनिट सेल। अब सुनना, इस वाले कॉर्नर से अगर इधर ए एटम पे, ए डिस्टेंस पे एक एटम है, तो जो इधर वाली यूनिट सेल होगी उसके कॉर्नर जो होगा वो भी तो इससे ए डिस्टेंस पे ही होगा। तो एक एटम यहां पर भी तो होगा। दादा मुझे बताओ एक बार, समझ में आ रही बात? सर नीचे अगर ए डिस्टेंस पे एक एटम है तो सर जस्ट इसके ऊपर भी तो एक और यूनिट सेल रखी होगी, उस ऊपर वाले यूनिट सेल का जो कॉर्नर है सर वो भी तो इससे ए डिस्टेंस पे होगा। सर 5वां ये रहा, मेरी बात समझ में आ रही है? और सर इसके पीछे वाला जो कॉर्नर है वो इससे एक ए डिस्टेंस पे है, तो सर इसके सामने भी तो एक और क्यूब रखा होगा, इसके जस्ट सामने भी एक और क्यूब रखा होगा यहां पर। तो यहां पर भी तो एक एटम होगा जो इससे ए डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि वो भी दूसरी यूनिट सेल का कॉर्नर होगा यहां पर। तो सर वो वाला जो एटम है इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसा। सर ये भी ए डिस्टेंस पे है जो बाहर की तरफ है, और ये छठा है, ये 6th एटम है। इसी वजह से ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6 होगा। नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे? 6 होंगे। यस, नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे? 6 होंगे। थोड़ा सा आपको 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा बेटा, है ना, उसका अलावा और कोई इलाज नहीं है। थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। मैंने तीनों सारे तरीकों से समझा दिया है ना, मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हो इसमें।
क्लियर? तो ऐसे भी समझा दिया है, आपको ऐसे ज्यादा ध्यान में रखना है उस वाले की तरह, उसके बजाय एक ए डिस्टेंस पे ये रहा, ए डिस्टेंस पे ये रहा, ए डिस्टेंस पे ये रहा 3, एक इधर होगा 4, एक ऊपर होगा 5 और एक सामने होगा 6, ये टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस? अरे बोलो, एकदम ऐसे विजुलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। एक रूम में बैठ जाओ, देखो शांति से, है ना, एक रूम है उसमें बैठे हो एकदम शांति से मस्त, और एक कॉर्नर को पकड़ लो, इस रूम को मान लो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स है वो कहां रखे गए हैं? कॉर्नर पे रखे गए। तो अब सोच के देखो कि ये वाला जो कॉर्नर है इसके जस्ट पास में कौन सा एटम है, तो तुम्हें दिखेगा यार एक नीचे वाला एटम है, एक इधर वाला कॉर्नर है, एक इधर वाला कॉर्नर है। अच्छा, 3 एटम तो इसी रूम में है, 3 एटम तो इसी रूम में, देखो 1 2 3। अब सोच के देखो 3D में, एक रूम इसके जस्ट ऊपर रहा होगा, अच्छा उसका भी तो एक कॉर्नर होगा, जो ऊपर वाला कॉर्नर होगा वो इससे ए डिस्टेंस पे होगा, चौथा एटम हो जाएगा। अब सोच के देखो इसके जस्ट पीछे एक और रूम रखा होगा, तो उसके भी पीछे वाला उधर वाला जो एटम होगा वो 5वां एटम हो जाएगा। यस? थोड़ा विजुलाइज हो पा रहा है भाई लोगों? तो इस तरह से आप चाहो तो विजुलाइज कर सकते हो। अगर आप 3D में अगर चीजों को सोचना सीख जाओ तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे मैंने 2 तरीके बता दिए भाई, एक तो वो वाला तरीका एटम को रखते हुए, और एक ये वाला तरीका। मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ ही गया होगा। यस? क्लियर क्लियर क्लियर, है ना? तो जिस भी तरीके से समझ में आ जाए ना उस तरीके से समझ लो। ऑलराइट, जैसे भी समझ में आ जाए वैसे समझ लो, समझ में आना चाहिए मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा चीजों को और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। आइए फिर, अब चीजें थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है, सुनना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग 3D पैकिंग करने वाले हैं। 3D पैकिंग करने वाले हैं किससे? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे? स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के ऊपर दूसरी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर रखते, फिर उसके ऊपर एक और स्क्वायर क्लोज पैक लेयर रख रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हेक्सागोनल वाली लेयर है उसके ऊपर दूसरी हेक्सागोनल रखेंगे। यस, एक हेक्सागोनल के ऊपर दूसरी हेक्सागोनल रखेंगे। अच्छा सर, लेकिन यहां पर 2 केस और अलग से बनेंगे। यहां पर कितने केस बनेंगे सर? 2 केस और बनेंगे। कैसे? इसमें क्या होगा, हम लोग पहले सीखेंगे कि जब मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखता हूं तो क्या होगा, और फिर सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखता हूं तो क्या होगा। यहां पर कितने केस बनते हैं बेटा? 2 केस बनते हैं। जब मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखूंगा और सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखूंगा। क्लियर 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 बेटा? मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा हूं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो, आसान। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा हूं, मैं ना अलग अलग तरीके से सोचना सिखा रहा हूं। जो जिस तरीके से सोच ले उस तरीके से समझ ले। मान लो, लेकिन हो क्या रहा ना 3D में, देखो ये दिक्कत होती है, जब आप क्लास में सामने नहीं होते ना तो विजुलाइज करवाना मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं 2 तरीके बता रहा हूं कि जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो वो वाला तरीका समझ लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, हाँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के एटम रखूंगा। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के एटम रखूंगा। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के एटम रखूंगा। तो देखो एक बहुत ही गंदा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या बना हुआ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया हुआ है ना, और हो सकता है आपको बहुत अच्छे से दिख भी ना रहा हो। तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं। पहले लिखी हुई चीज को छोड़ो, पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझना। देखो, एक हेक्सागोनल वाली लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, एक हेक्सागोनल वाली लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं थोड़ा छोटा सा पोर्शन समझाऊंगा, इससे तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये वाली हेक्सागोनल वाली लेयर है। यस, ये हेक्सागोनल वाली लेयर बना रहा हूं एक मैं। ये देखना, इससे समझ में आ जाएगा बेटा, इससे सारी कहानी समझ में आ जाएगी, है ना, इससे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये वाली हेक्सागोनल वाली लेयर है। यस 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 यस। अच्छा, ये जो एक हेक्सागोनल वाली लेयर है, अब देखो सुनो, इस लेयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब अच्छे से सुनना। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है सर, देखो हमें खाली जगह दिख रही है। देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरह की खाली जगह दिख रही है आपको। मैंने सोचा यार मैं एक काम करता हूं, ये जो खाली जगह है ना, सेकंड लेयर का एटम इस खाली जगह के ऊपर रख देता हूं ऐसे। सोचना, देखियो, मेरा जो सोचना था ना वो क्या था, मेरा जो सोचना था वो क्या था कि यार ये वाली खाली जगह दिख रही है,
मैं क्या करूं, एक एटम इस खाली जगह में रख देता हूं ऐसे, ये सेकंड लेयर का एटम रखना हो, सुनना, हाँ ये सेकंड लेयर का एटम है। और देखो ये वाली खाली जगह थी, अब देखो इसके जस्ट ऊपर मैं सेकंड लेयर के एटम मैंने इस तरह से रख दिए। सर जो सेकंड लेयर के एटम है वो मैंने इस तरह से रख दिए। ओ भाई साहब, ये सेकंड लेयर के एटम ये वाले हो गए। अभी देखना, अभी देखना, हाँ अब इनके डिप्रेशंस में, अब इसके डिप्रेशंस में थोड़ा सा गंदा सा बनेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो इतना बना लेते हैं, ये सेकंड लेयर के सिर्फ इतने से एटम रख लेते हैं, सेकंड लेयर के सिर्फ इतने से एटम रख लेते हैं, इसी से कहानी समझ में आ जाएगी, इसी से कहानी समझ में आ जाएगी। अब जब मैंने सेकंड लेयर के एटम रखे तो सुनियो, फर्स्ट लेयर के एटम्स ये वाली मैंने जो वॉइड थी उसको कवर करने के लिए रखे थे। अब जैसे ही सेकंड लेयर रखी, आपको मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी तरह की वॉइड दिख रही है? सुनो सुनो सुनो, आपको इसमें बेटा ये 3D में ऐसे ही दिखेगा। अब 2D को 3D में दिखाना है तो उसको डिफरेंट कलर ही यूज किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो, अब आपको कितनी तरह की आपको वो दिख रही है वॉइड्स? सर मुझे 2 तरह की वॉइड्स दिख रही हैं। सुनो कैसे, सुनो सुनो एक बात, आप क्या करो, 4 गुब्बारे लो, 2 तरह की वॉइड दिख रही है ना, यस बहुत बढ़िया बेटा। एक तो जो वॉइड है, एक तो जो वॉइड है, एक तो जो वॉइड है देखो ये वाली, एक तो जो वॉइड है ये वाली, जब आप ऊपर से देखोगे, एक तो ये वाली वॉइड है, इसको देखो, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको नीचे वाला एटम दिखेगा, यस। और एक और वॉइड है, एक और वॉइड है ये वाली, जब आप ऊपर से देखोगे, जब आप ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला बोर्ड दिखेगा, देखो ये वाली वॉइड में। अरे हाँ सर, मतलब ये तो बहुत जोरदार चीज है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है सर, यस 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 यस। 2 तरह की, फर्स्ट लेयर के ऊपर जैसे ही मैंने सेकंड लेयर के एटम रखे, मुझे 2 तरह की वॉइड दिखी। किस तरह की वॉइड, वापस समझाता हूं, एक बार सुनो। पहली वॉइड है ये वाली वॉइड देखो, इसको पकड़ो, ये वाली जो वॉइड है उसमें एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। जब मैं ऊपर से देखूंगा ना, ऊपर से जब देखूंगा तो बेटा मुझे नीचे वाला एटम दिखेगा। और दूसरी तरह की वॉइड है ये वाली जो वॉइड है, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे नीचे वाला आंगन दिखेगा, नीचे कोई एटम नहीं दिख रहा। यहां पर एक वॉइड है और यहां पर एक वॉइड है, ये देखो। लेकिन दोनों जो लेयर है बेटा, वो दोनों लेयर डिफरेंट तरह की हैं। वो जो दोनों लेयर है वो डिफरेंट तरह की हैं। इनमें से जो ये वाली लेयर है, ये वाली जो वॉइड है, इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि टेट्राहेड्रल क्यों बोला है, इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये वाली जो वॉइड है बेटा, इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोला जाता है। यस, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप सेकंड लेयर का एटम रखते हो फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर, तो आपको 2 अलग अलग तरीके की वॉइड दिखती है। एक वॉइड ऐसी होगी जब आप ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला एटम दिखेगा, और एक वॉइड ऐसी होगी जब आप ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला आंगन दिखेगा, है ना, पीछे कुछ नहीं है, बोर्ड दिखेगा। यस, ये 2 तरह की वॉइड है। उनमें से एक जो वॉइड है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है, एक जो वॉइड है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको 3D में वापस विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं, है ना, थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। सुनो 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 बेटा, यही वाली चीज है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो सारी कहानी मक्खन है, सारी कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा है ना मुश्किल सा लगता है, ये वाला पार्ट, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे इसको, ऐसी क्या बात है ना, सीखेंगे भाई, ऐसी क्या बात है। आओ देखें, आओ एक बार के लिए इसको समझते हैं। ये तो हो गया 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक वाला, हो गया। हाँ, अब देखो हेक्सागोनल वाली, हम लोग यहां से बात करते हैं। सुनना, देखो दादा, हाँ फुल स्क्रीन है, अच्छे से समझना आपकी बार। ये हेक्सागोनल वाली लेयर है। अब इसके ऊपर देखो, बीच में ये खाली जगह है, देखो ये खाली जगह दिख रही है आपको, ये वाली खाली जगह दिख रही है, ये वाली देखो, ये इनको डिप्रेशंस बोला था हमने, ये देखो ये वाली खाली जगह, यस, ये वाली। अब सेकंड लेयर का जो एटम होगा वो इन डिप्रेशन में रखा जाएगा। देखना जरा, सेकंड लेयर का जो एटम होगा वो इन डिप्रेशंस में रखा जाएगा। देखना, ये देखो, ये सेकंड लेयर का, थर्ड लेयर का ऊपर, उसके ऊपर। अब सुनो, अब देखो ये ऐसे दिखाएगा, ये देखो, अब ये आपको सामने से व्यू दिखाएगा
कि वो सामने से कैसे दिखेगा। हाँ, ये वॉइड दिखा रहा है। यस, ये जो एक लेयर थी हेक्सागोनल वाली एक लेयर, उसमें वॉइड दिखा रहा था, ट्राइंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सेकंड लेयर के एटम्स आ रहे हैं। फर्स्ट लेयर के जो एटम्स है उनके डिप्रेशंस में रख रहा है सेकंड लेयर के एटम को। देखो सेकंड लेयर के जो एटम है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में रख रहा है। देखो 3D है बेटा, 3D में सोचना थोड़ा सा। ये फर्स्ट लेयर के एटम्स है, ये सेकंड लेयर के एटम्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट लेयर का एटम ए टाइप का है तो सेकंड लेयर का एटम बी टाइप का है, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसने दिखाया है कि जैसे ही आप लोगों ने सेकंड एटम रखा, जैसे ही आप लोगों ने सेकंड लेयर का एटम रखा, आपको वॉइड और बन गई। देखो आपकी जो वॉइड्स हैं, दो तरह की वॉइड्स दिखाई देंगी आपको। जैसे ही आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के एटम रखे, तो आपको, सुनो ना यार, देखो देखो देखो, आप ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, एक बार के लिए मुझे इसको उससे बाहर जाने दो। सुनो देखो, ये 3 एटम है मान लो, 1 2 और ये 3। ये 3 एटम है फर्स्ट लेयर के, सोच के देखना, ये 3 एटम है फर्स्ट लेयर के। मैंने क्या किया, एक एटम को यहां रख दिया, यहां पर। ये जो ट्रायंगुलर वॉइड थी, इसको कवर करने के लिए एक एटम मैंने यहां रख दिया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो जैसे ही ये वाला एटम रखा, अब आप देखो ये बीच में वॉइड तो अभी भी होगी ना। 4 बलून लो, ऐसे करो, आपके पास 4 बॉल्स हैं, उन 4 बॉल्स को आप ऐसे रखो, 1 2 3 और एक बॉल को ऊपर रखो। 4 बॉल्स ऐसे रखो, 3 नीचे रखो और एक उनके जस्ट ऊपर रखो, तो बीच में एक वॉइड बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई लोगों यार, इतना तो समझ सकते हो ना आप लोग। ये 4 बॉल है मान लो, 1 2 3 और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, और इनके बीच में देखना खाली स्पेस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। आप चाहो तो अपने घर पे भी ये चीज कर सकते हो, आप चाहो तो अपने घर पे भी ये चीज कर सकते हो। मान लो 4 बलून है आपके पास, उन 4 बलून को एक साथ रखो, उनके बीच में छोटा सा स्पेस रहेगा, रहेगा ना। और वो जो स्पेस है उसी को बोला गया वॉइड। वो जो स्पेस है उसी को बोला गया है वॉइड। और ये जो वॉइड है यहां पर देखो, ये वाली जो खाली जगह होगी बेटा, इसको मैं बोलूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि ये जो वॉइड है, ये वाली बीच में जो वॉइड है, वो कितने एटम को टच करेगी? सर वो टोटल 4 एटम को टच करेगी। यस सर, वो जो वॉइड है वो टोटल कितने एटम्स को टच करेगी? सर वो टोटल 4 एटम्स को टच करेगी। और ये जो 4 एटम्स हैं, अगर आप इनके सेंटर को मिलाओगे ना, अगर आप इनके सेंटर को मिलाओगे तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन दिखेगा, आपको एक टेट्राहेड्रॉन दिखेगा। दैट्स वाई ये वाली जो वॉइड है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। ये वाली जो वॉइड है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी है। अब देख लो इसको एक बार, समझते हैं, देखें ये क्या समझाना चाहता है आपको, है ना। मैं इसको वापस फुल स्क्रीन कर देता हूं। ये क्या समझाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो आपको और विजुअलाइज करवाएगा, देखना। ये तो इसने बोला है कि फर्स्ट लेयर के बाद जब सेकंड लेयर के एटम रखे तब भी आपको बीच में वॉइड्स दिखेंगी। और ये जो वॉइड्स हैं, कहता है ये जो वॉइड है, यहां पर 2 तरह की वॉइड्स हैं, 2 तरह की वॉइड्स हैं। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 2 तरह की वॉइड बोलेगा। यस, हाँ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखो, ये है वो 3 एटम और ये है चौथा एटम। अब ये 4 एटम्स के बीच में देखो एक छोटी सी वॉइड मिलेगी, देखना देखना देखना। ये 3 एटम तो पिछली वाली लेयर के, ये दूसरा एटम चौथा, बीच में देखो खाली जगह दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये देखो इसने दिखाया, ये देखो, ये बीच में खाली जगह दिख रही है। जब 4 एटम इस तरह से बीच में एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे तो बीच में खाली सी जगह रहेगी। और ये वाली जो वॉइड है बेटा, इसी वॉइड को बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यस, देखो अब तो आपको समझ में आया होगा कि जब 4 एटम इस तरह से होंगे, जब 4 एटम इस तरह से होंगे, मैं वापस दिखाता हूं, है ना। अब तो आपको समझ में आया होगा। ये देखो 4 एटम इस तरह से दिख रहा है आपको, ये सेम अरेंजमेंट है। अब तो समझ में आया होगा। यस, अरे बोलो ना यार। 1 2 3 4, ये रहा। और देखो ये जो 4 एटम को ये वॉइड टच कर रही है ना, ये जिन 4 एटम को ये वॉइड टच कर रही है, इनके सेंटर को मिला रहा है ये। और इनके सेंटर को मिलाने से,
इनके सेंटर को मिलाने से एक टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है अगर आप 3D में देखोगे, और ये जो वॉइड होगी उस टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे होगी। दैट्स वाई इस वॉइड को बोला गया है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बड़ी है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड ना 4 एटम को टच कर रही है। सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड ना 4 एटम को टच कर रही है, इसी वजह से इस टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ये वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है दादा। ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कितना, 4। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, अब एक चीज और देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनी है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनी है इसको समझना। आपके पास 3 एटम ये ऐसे हैं, 1 2 3 एटम ये है, ठीक है। और सुनो, मैंने क्या किया, 3 एटम और रख दिए इसके ऊपर। ये लेयर फर्स्ट के एटम है, मैंने सेकंड लेयर के 3 एटम ऐसे रख दिए, 1 2 ये 3। अब देखो दादा, ये देखो 3 ये जो मैंने व्हाइट कलर से दिखा रखे हैं ये एक लेयर के एटम है, और जिनको मैंने येलो कलर से लिखा है दूसरे लेयर के एटम है। इस वाली वॉइड को पकड़ो, ये वाली जो वॉइड है ना, ये वाली वॉइड कितने एटम्स को टच कर रही है बताओ। अब आप अगर ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से, तो आपको नीचे एटम नहीं दिखेगा। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको नीचे एटम नहीं दिखेगा, आपको नीचे बोर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड में नीचे एटम दिख रहा था। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसी थी, देखो ये 1 2 3, ये मान लो ऊपर वाली लेयर के एटम है, और ये जो एटम रखा हुआ है यहां पर, ये नीचे वाली लेयर का एटम है। ये वाली जो वॉइड थी ये टेट्राहेड्रल वॉइड थी। अगर आप ऊपर से देख रहे थे तो आपको नीचे वाला एटम दिख रहा था, लेकिन इसमें अगर आप ऊपर से देखोगे तो नीचे एटम नहीं दिखेगा, नीचे बोर्ड दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? तो बेटा दोनों में डिफरेंस है। दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यस, क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सर, ये कितने एटम को टच कर रही है? सर 3 नीचे वाली लेयर के एटम, 3 ऊपर वाली लेयर के एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, है ना। अब मेरे हिसाब से आपने बात को पकड़ लिया है। अब आपने मेरे हिसाब से बात को पकड़ लिया है। अब मैं फिर भी इसका 3D आपको दिखा देता हूं। आपको देखो थोड़ा सा विजुलाइज करने में आसानी रहेगी। देखना जरा, देखना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई है, अब ये आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाएगा। ये रही ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो 1 2 3 सामने वाले एटम, 4 5 6 पीछे वाला एटम, 6 एटम को टच कर रही है। बीच में छोटी सी वॉइड प्रेजेंट होगी जो 6 एटम को टच करेगी। इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। दिस इज द 3D मॉडल, है ना। 6 एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम के बीच में एक वॉइड प्रेजेंट है। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। भाई बहुत मेहनत करी यार मैंने ये चीज समझाने के लिए। 3D में थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। देखो ये ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला है, इसका रीजन ये है, ये वॉइड जिन 6 एटम को टच कर रही है ना, ये वॉइड जिन 6 एटम को टच कर रही है, अगर आप उनके सेंटर को मिलाओगे, अगर आप उनके सेंटर को मिलाओगे, देखो ऑक्टाहेड्रॉन की फील आ रही होगी तुम्हें। इसने 3D में दिखाने की कोशिश करी है भाई। जब हम लोग 2D में बनाते हैं ना तो सब कुछ गोच पोच हो जाता है यार, है ना। इसी वजह से 3D में दिखाना पड़ता है। तो अब देखो ये वाली जो वॉइड है जो इन 6 एटम को टच कर रही है, जिन 6 एटम को टच कर रही है, अगर आप उनके सेंटर को मिलाओगे तो एक ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। दैट्स व्हाई दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रॉन आपके सामने बनाया गया है। यस, अब समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आई है। अब तो बोलना पड़ेगा कि समझ में आई है कि नहीं आई है। हाँ जी, यस। तो आप यूं मानो मोटी मोटी बात यह है, आप यूं मानो मोटी मोटी बात यह है। देखो इसमें अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा ना, कोई बात नहीं है, कि जब आप सेकंड लेयर के एटम रखोगे फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर, है ना, सेकंड लेयर के एटम रखोगे फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर, ऊपर मतलब उनके डिप्रेशंस में, तो 2 तरह की वॉइड बनेगी। 2 तरह की वॉइड बनेगी, 2 तरह की वॉइड बनेगी। क्या ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये वाला डायग्राम तो दिख रहा है ना बेटा? एक बार बोलना, ये वाला विजिबल है क्या? ये वाला विजिबल है क्या? ये वाला विजिबल है क्या? एक बार बताना जरा। यस, फटाफट बोलो। ये तो विजिबल होगा ना, है ना। मैं देख पा रहा हूं सामने स्क्रीन पे, तो मुझे दिख रहा है ना,
है ना। तो देखो ये वाली जो वॉइड है, ये वाला जो एक एटम है जिसको अलग कलर से दिखा रखा है, ये 3 एटम अलग कलर से दिखा रखे हैं, बीच में एक वॉइड है, इसको बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड। होल बोल दो, टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दो। यहां पर देखो 3 एटम अलग तरीके के हैं, 3 एटम अलग तरीके के हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल इसलिए बोला है क्योंकि ये जिन चार एटम को ये वाली वॉइड टच कर रही है, अगर आप उनके सेंटर को मिलाते हो तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन दिखाई देता है, इस वजह से इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है। और ये वाली वॉइड जिन 6 एटम को टच कर रही है, अगर आप उनके सेंटर को मिलाते हो तो आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन दिखाई देता है, इसी वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला गया है। क्लियर। तो ये वाली चीज थी। एक छोटी सी चीज आप और लिखो, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स, है ना, क्लोज पैक्ड एटम्स बी एन। अगर मान लो n एटम्स की पैकिंग हो रही है, सुनो, अगर मान लो n एटम्स की पैकिंग हो रही है तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी वो है 2n, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी वो होंगी n। ये वाला फॉर्मूला अभी के लिए आपको याद रखना है, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे आने वाली क्लास में, है ना। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे कि अगर मान लो n एटम्स की पैकिंग हो रही है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही बनेगी और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n बनेगी, डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बनने वाली है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, एफसीसी की बात करूं मैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सर? एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, है ना, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। तो क्लोज पैक्ड एटम्स कितने हो गए? 4। तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? डबल, 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? 4। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि जब क्लोज पैक्ड एटम्स n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n बनती है। एक बार के लिए मुझे बताओ, क्या समझ में आई क्या यहां तक? भाई लोगों बोलना पड़ेगा यार। आज हम लोगों ने हालांकि बहुत ज्यादा चीजें क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करना था। यहां तक समझ में तो आया ना आपको? भाई लोगों बोलना पड़ेगा। हाँ जी, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया ना यार? बोलो ना भाई, पक्का? बस फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अगली क्लास में इस वाले टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। अगली क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क के लिए आपके पास डीपीपी है, आप लोग डीपीपी को सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। डीपीपी आपके पास है। और बेटा इसको थोड़ा सा, अगर जिसको समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा आप वापस रिवाइज करके आइएगा अगली क्लास में, जिससे आपको एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना, अगली क्लास में। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो 3D मॉडल्स हैं वो आपकी जो एंड्रॉइड ऐप में उसमें अपडेट हो चुके हैं, तो लेकिन वो आपको तब दिखेंगे जब आप अपनी ऐप को अपडेट करोगे, है ना। तो आप अपनी ऐप को अपडेट कीजिए और आपके जो 3D मॉडल्स हैं उसमें भी आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगी। आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो ऐप है उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर से सुन लो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। अगली क्लास तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।